आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरीजों की कतार, डॉक्टर गायब, डॉक्टर की गैरहाजिरी पर सवाल, डॉक्टरों की कमी के बीच लंबी गैरहाजिरी, मेडिकल कॉलेज में अवकाश विवाद। गिरवी जमीन हड़पने का आरोप, धोखाधड़ी मामले में 2 गिरफ्तार, ब्लैंक चेक और कोरे कागज का किया दुरुपयोग। वन ईयर पीजी पर छात्रों का प्रदर्शन, गाइडलाइन का इंतजार, छात्र परेशान, पीजी प्रवेश को लेकर हस्ताक्षर अभियान। राजनांदगांव में लौटी जगन्नाथ रथ यात्रा, जय घोष के बीच धाम लौटे जगन्नाथ, भक्ति संग संपन्न हुई वापसी रथ यात्रा, श्रद्धालुओं संग धाम लौटे भगवान जगन्नाथ। डूंगरगढ़ भाजपा में सियासी भूचाल, डूंगरगढ़ भाजपा में बगावत, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे से मचा हड़कंप। राजनांदगांव में सूदखोरी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने कर्ज के नाम पर चल रहे खेल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि महज 20,000 रुपए की आर्थिक मदद के बदले 2 ब्लैंक चेक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ ब्याज वसूली का ऐसा सिलसिला जो वर्षों तक चलता रहा। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि उसने उधार ली गई रकम से कई गुना ज्यादा पैसा ब्याज के रूप में चुका दिया, बावजूद इसके उसे कर्ज मुक्त नहीं बताया गया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने लगातार भुगतान के बाद भी अपनी परेशानी खत्म नहीं होते देखी तो मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि ब्लैंक चेक का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया गया। मामला न्यायालय तक पहुंचा और आखिरकार पीड़ित को जेल तक जाना पड़ा। पीड़ित अब पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि कर्ज के नाम पर शुरू हुआ मामला धीरे धीरे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना में बदल गया। वहीं इस मामले ने इलाके में सूदखोरी के खिलाफ एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि मजबूरी में मदद लेने वाला कोई और व्यक्ति कर्ज के इस कथित जाल में ना फंसे। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन यह मामला एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि आर्थिक मजबूरी में लिया गया कर्ज कहीं किसी व्यक्ति के लिए मुसीबत का कारण तो नहीं बन रहा। सूदखोर निर्मल कोठारी का फिर से एक नया कारनामा सामने में आ गया। ये कारनामा नया नहीं बल्कि पुराना है। बता दें कि सन लगभग 2014 के आसपास में एक और ऐसा मामला सामने में आया था जिसमें चंद्र प्रकाश वाजपेयी से के द्वारा निर्मल कोठारी से 20,000 रुपए की राशि ली गई थी बतौर ब्याज की दर पर। वही 2% का ब्याज और फिर बढ़ा करके ब्याज दर को बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद उनसे पीड़ित से यानी कि चंद्र प्रकाश वाजपेयी से चेक लिया गया, ब्लैंक चेक लिया गया, कोरा चेक। उस चेक के माध्यम से उन्हें पैसा मिला और ब्याज दर जो है वो चंद्र प्रकाश वाजपेयी लगातार पटाते रहे। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, 20,000 रुपए की राशि के एवज पे ब्याज दर उन्होंने पटाया और पटाने के बाद भी उन्हें सलाखों की हवा खानी पड़ी। पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम आज उनके छोटे भाई हमारे साथ में मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र वाजपेयी। जितेंद्र वाजपेयी, क्या घटना हुआ था उस समय? घटना ये हुआ था सर कि उस समय उनके आदमी घर पे आ गए थे कि वो चंद्र प्रकाश वाजपेयी कौन है शुरू से घटना हाँ, शुरू से बता रहा हूँ, 2004 की घटना बता रहा हूँ। हमको इस बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन जब घर पे लोग आए ना पैसा लेने के लिए तो हम पूछे भैया क्या है, कहे कि किस बात का पैसा। शुरू से बताइए कि मतलब आप लोगों आपके जो भाई हैं वो 20,000 रुपए लिए होंगे, है ना? चेक के माध्यम से लिए थे, चेक जमा करके। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उनका बकायदा भैया लोगों ने ब्याज पटाया और ब्याज कम से कम वो 1-1.5 लाख ब्याज पटा दिए थे उन्होंने। अच्छा। उसके बाद फिर नहीं पटा सके। हाँ। तो फिर वो घर में आके धमकी देने लगा कि तू अपने मकान को बेच के मेरे को पैसा दे। घर पे आकर लोगों को यहाँ पे मकान दिखाता था कि मकान वाजपेयी जी लोग का है, इसको कितने में खरीदोगे कह के ऐसा मेरे को धमकी भरे मतलब आदमियों को भेजता था। गुंडे भी भेजते थे? गुंडे भी भेजते थे वो अपने साथ में, मतलब 2 आदमी आते थे होंडा में, मतलब बिल्डर टाइप के आते थे वो आदमी लोग। कि ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और आपको बता दें कि
बीते दिन निर्मल जो कोठारी जी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जेल भेजने के बाद अब लोगों की आवाज़ें उठने शुरू हो गए हैं और मामला अब तेजी से बढ़ते जा रहा है। जितने भी लोग निर्मल कोठारी के द्वारा परेशान किए गए हैं, यानी कि निर्मल कोठारी से जो पीड़ित हैं, वो तमाम लोग अब खुल करके सामने आने शुरू हो चुके हैं और लगातार अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं, मामला दर्ज करवा रहे हैं। कितने सारे मामले सामने में आते हैं, ये अभी शुरुआत है। लगातार आपको हर एक कड़ियों से रूबरू करवाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के सपनों में जहां छात्रों के लिए शिक्षा के नए रास्ते खोलने की बात कही गई थी, वहीं छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय स्नातक पूरा कर चुके विद्यार्थियों के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आगे की पढ़ाई कब और कैसे होगी? यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश में अब तक इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होने से हजारों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी चिंता को लेकर राजनांदगांव के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। हाथों में बैनर, पोस्टर और उम्मीदों से भरी आवाज के साथ छात्रों ने शांतिपूर्ण हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि भी दी। छात्रों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पोस्टर था, हम सपने तो देख रहे हैं पर सिस्टम सो रहा है। इस एक लाइन में विद्यार्थियों की पूरी पीड़ा नजर आई। उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव लागू किए जा रहे हैं तो राज्य स्तर पर देरी क्यों हो रही है। विद्यार्थियों ने कहा है कि गाइडलाइन जारी नहीं होने से 4 वर्षीय स्नातक पूरा करने वाले छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश ले पाएंगे या नहीं। देरी का सीधा असर उनके करियर और उच्च शिक्षा की समय सीमा पर पड़ सकता है। इस संबंध में छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा विभाग जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे और 1 ईयर पीजी प्रवेश प्रक्रिया के लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी करे। आज छात्र छात्राओं ने जो दिग्विजय महाविद्यालय के 8th सेम पास किए हुए स्टूडेंट हैं, वो 1 ईयर पीजी की मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान कर रहे थे, जहां हमने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने उनका समर्थन किया। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें पहले 4 साल पहले जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज थे प्रदेश के, सब कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें दिग्विजय महाविद्यालय भी आता है। क्योंकि जो बच्चे 4 वर्ष अध्ययनरत हैं उनको 1 साल पीजी करने का अनिवार्य नियम था, लेकिन इस साल वो नियम लागू नहीं किया गया, जिसमें बच्चों में असंतोष है। इससे कारण आज एनएसयूआई ने कैंपेनिंग किया। 8th सेमेस्टर ऑनर्स जूलॉजी का छात्र हूँ। हमें इंडक्शन में प्रोग्राम में बताया गया था कि 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद 1 ईयर पीजी का प्रोग्राम रहेगा, ये बताया गया था, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। राजनांदगांव पुलिस ने जमीन गिरवी रखकर कथित तौर पर करोड़ों की ठगी और धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोप है कि पीड़ित परिवार से ब्लैंक चेक और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर गिरवी रखी जमीन अपने नाम करा ली गई और बाद में अधिक ब्याज और अतिरिक्त रकम की मांग करते हुए झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी जाती रही। पुलिस के अनुसार पाटीकला निवासी रोहित कुमार साहू ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 में उनके पिता ने आर्थिक जरूरत के चलते अपनी 40 डिसमिल जमीन निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखकर 5,11,000 रुपए उधार लिए थे। आरोप है कि उस दौरान सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों से ब्लैंक चेक और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। शिकायत के मुताबिक बाद में आरोपियों ने कथित रूप से उन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उधार की राशि लौटाने के बावजूद उनसे अधिक ब्याज वसूला गया और बैंक से 20 लाख रुपए का फाइनेंस कराकर देने के बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अब भी अपने कब्जे में रखी गई है। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाया जाता रहा। मामले की जांच के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने निर्मल चंद कोठारी और नलिन कोठारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और संबंधित कानूनों के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एक नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक जांच आदेशित की गई थी, जिसमें जांच उपरांत पाया गया कि आरोपी नलिन कोठारी और निर्मल कोठारी उनके द्वारा जो पीड़ित हैं
उनको ब्याज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। उनके नाम की ज़मीन आरोपियों के द्वारा अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाया जा रहा था और ज़मीन वापस करने के नाम पर और भी अधिक उनसे पैसा वसूला जा रहा था। एनआई एक्ट के अंदर भी फ्रॉड तरीके से पीड़ित पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जा रहे थे। जांच के उपरांत ये आरोप सिद्ध पाए गए, जिसके उपरांत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। चौकी तुमड़ी बोर्ड में भी इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध अबेटमेंट टू सुसाइड का अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा भी थाना बसंतपुर में मारपीट और अन्य अपराध उनके विरुद्ध ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं और विधिवत कार्रवाई कर उनको जेल भेजा गया। अगर आप राजनांदगांव शहर में रहते हैं और शाम की पानी की सप्लाई पर निर्भर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नगर निगम मोहारा स्थित 17 MLD फिल्टर प्लांट में सफाई अभियान चलाने जा रहा है। इस वजह से सोमवार 27 जुलाई की शाम शहर के बड़े हिस्से में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे परेशानी से बचने के लिए पहले ही पानी का इंतजाम कर ले। दरअसल शहर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए राजनांदगांव नगर निगम ने मोहारा जल संयंत्र गृह के 17 MLD फिल्टर प्लांट में CLF की सफाई कराने का फैसला किया है। सफाई कार्य के दौरान पानी की टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर पाएंगे, जिसका सीधा असर शाम की सप्लाई पर पड़ेगा। सोमवार शाम शहर के कई इलाकों में नलों से पानी की रफ्तार धीमी हो सकती है या सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। प्रभावित क्षेत्रों में बसंतपुर, क्लब चौक, तेलीपारा, ग्रीन सिटी, राजीव नगर, बंगाली चाल, भोईपारा, हॉस्पिटल कॉलोनी, शिवनगर, RK नगर, अनुपम नगर, सहदेव नगर, कौरिन भाठा, सर्किट हाउस, सृष्टि कॉलोनी, कुंज विहार, गायत्री कॉलोनी, जलतरंग कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, रेवाडीह, पेंड्री, मेडिकल कॉलेज, ममता नगर, तुलसीपुर, सिविल लाइन, लालबाग, मोतीपुर, रामनगर सहित कई अन्य इलाके शामिल है। नगर निगम आयुक्त GR मरकाम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार पानी का भंडारण पहले ही कर ले, ताकि शाम के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निगम के मुताबिक सफाई कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार 28 जुलाई की सुबह से पेयजल आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। निगम क्षेत्र में जो शिवनाथ नदी है उससे नगर निगम पानी लेती है, रॉ वाटर, क्योंकि बारिश का समय है। उसमें टर्बिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जो लेमेडा है जो फिल्टर करता है, और फिल्टर जो रहता है वो, और जहाँ पे फिटकरी को मिलाया जाता है और लेमेडा कहते हैं उसको, वो उसमें मिट्टी आ जाती है बहुत मात्रा में। तो शहर में गंदा पानी सप्लाई होता है और उस गंदा पानी सप्लाई को कम करने के उद्देश्य से उसकी पूरी सफाई करनी पड़ती है। तो इस कारण से शहर में 2 दिन, 1 दिन सप्लाई प्रभावित रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल में अचानक मचे सियासी घमासान ने संगठन के भीतर हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें, डूंगरगढ़ शहर मंडल से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे की खबर सामने आई है, जिसने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंडल जिला और प्रदेश स्तर से जुड़े वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी, पूर्व पार्षद, बूथ अध्यक्ष, सक्रिय सदस्य और शक्ति केंद्र प्रभारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सामूहिक त्याग पत्र भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री को भेजा जा रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का केंद्र शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बन्नोआना की कार्यशैली को बताया जा रहा है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने यह सामूहिक कदम उठाने का फैसला लिया। दरअसल भाजपा के गढ़ माने जाने वाले डूंगरगढ़ शहर मंडल में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने संगठन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि पार्टी नेतृत्व इस असंतोष को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। छुई खदान में एक तेज रफ्तार थार ने ऐसा कहर बरपाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दें, राधे होंडा शोरूम के सामने से आ रही बाइक को थार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मिथिलेश कुमार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।
टक्कर के बाद बाइक थार के अगले पहिए में फंस गई, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। थार बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटती हुई दौड़ती रही। इस दौरान सड़क पर मौजूद कई लोग हादसे का शिकार होते होते बच गए। आखिरकार टायर पंचर होने के बाद ग्राम ढीमरीन कुआ और भूला टोला के बीच थार रुक गई। इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने वाहन में सवार चारों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल मिथिलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार थार में भिलाई निवासी सतीश पांडे, राज शर्मा, देवराव और संतोष कुमार सवार थे। बताया जा रहा है कि युवक छिंदारी बांध घूमकर वापस लौट रहे थे। वाहन की तलाशी में शराब की बोतलें मिलने और युवकों के नशे में होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। सरकारी दफ्तरों में लंबित मामलों की रफ्तार अक्सर चर्चा का विषय बनती है, लेकिन राजनांदगांव जिले ने ऑटो डायवर्सन प्रकरणों के निपटारे में ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां कई जिलों में प्रकरणों के समाधान की रफ्तार धीमी है, वहीं राजनांदगांव ने तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। 17 जुलाई 2026 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में ऑटो डायवर्सन के कुल 218 आवेदन पहुंचे, जिनमें से 205 प्रकरण दर्ज किए गए। प्रशासनिक सक्रियता का परिणाम यह रहा कि इसमें 180 मामलों का निराकरण कर दिया गया। इसके साथ ही जिले ने 82% सफलता दर हासिल करते हुए प्रदेश के औसत 61% से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के पीछे केवल आंकड़े नहीं बल्कि लगातार मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की रणनीति अहम रही है। जिला प्रशासन ने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर प्रक्रिया को तेज किया, जिससे आम लोगों को समय पर राहत मिल सकी। राजनांदगांव की यह सफलता बताती है कि बेहतर प्रबंधन, त्वरित निर्णय और जवाबदेही के साथ सरकारी सेवाओं को भी तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। अब प्रशासन की नजर बाकी बचे प्रकरणों के जल्द निराकरण पर है, ताकि जिले की यह रफ्तार आगे भी बनी रहे। राजनांदगांव जिले में डायवर्सन की प्रक्रिया ऑटो मोड में चल रही है, जिसके तहत सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आवेदक जो है लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं भी अपने घर बैठे आवेदन कर सकता है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है, आवेदन में पूरा विवरण दिया जाना होता है। आवेदन प्राप्त होने पर हम लोग उसका परीक्षण करते हैं और तत्काल ही जो कमी होती है उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है और सही जानकारी मिलने पर हम लोग उसको अनुमोदन कर देते हैं, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है, कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। राजनांदगांव में भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और भावनाओं का अद्भुत संगम बन गई। 9 दिनों तक भक्तों के बीच विराजमान रहने के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथ पर सवार होकर अपने धाम लौटे। पूरे शहर में जय जगन्नाथ के जय घोष गूंजते रहे और हजारों श्रद्धालु रथ के साथ कदम से कदम मिलाकर भक्ति की इस यात्रा के साक्षी बने। रथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। भजन कीर्तन, शखनाद और घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया और भगवान के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से स्वागत और विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भावुक मन से भगवान को विदाई दी और अगले वर्ष फिर इसी आस्था और उत्साह के साथ रथ यात्रा में शामिल होने का संकल्प लिया। आयोजन समिति के अनुसार वापसी रथ यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा, यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन यहाँ से पूरे नगर भ्रमण करते हुए जूनियर स्थित राम जानकी मंदिर में विराजमान थे। 9 दिन तक वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा और वहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम, सब धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा देवी और बलभद्र जी के साथ वापस अपने मंदिर में, पुराने मंदिर में आके अभी विराजमान होने वाले। शहर की सड़कों पर सोमवार को गौ सम्मान और गौ रक्षा के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजनांदगांव गौ सेवा समिति के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली में बड़ी संख्या में गौ भक्तों और सामाजिक संगठनों ने सदस्यों ने हिस्सा लिया।
रैली का मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को जन जन तक पहुंचाना था। हाथों में तख्तियां और बैनर के लिए प्रतिभागियों ने गौ संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के समर्थन में नारे लगाए। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए यह जन जागरण रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट में समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कानून लागू करने और गौवंश के संरक्षण के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने की मांग की गई। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। इसी उद्देश्य से गौ सम्मान अभियान के तहत जन समर्थन जुटाया जा रहा है ताकि सरकार तक लोगों की भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंच सके। आज पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान कार्यक्रम का आज दूसरा चरण है। पूरे लगभग 550 जिलों में आज पूरे भव्य रूप से गौ माता की रक्षा, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए और पूरे भारत में गौ हत्या बंद करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे आज पूरे राजनांदगांव जिला में लगभग 3.5 लाख हस्ताक्षर हुए हैं, जिसकी प्रति आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे, जिसके माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने। पूरे देश में ये जो अभियान चल रहा है उसके माध्यम से मांग की गई है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। पूरे देश में जो गौ हत्याएं हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए कोई मंत्रालय बनाया जाए ताकि गौ का सम्मान हो, गौ की सुरक्षा हो, उसकी हत्या बंद हो। फिर से सनातनी हिंदू जो हम कहलाते थे और हमारा जो उद्देश्य था कि हम जीव हत्या बंद करें, उस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। मैं पूर्ण रूप से इस रैली का समर्थन करता हूं और इसमें शामिल हूं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर के लंबे समय से ड्यूटी से नदारद रहने का मामला अब चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि 11 जुलाई से डॉक्टर साहब अस्पताल की ड्यूटी से दूर है, जबकि मरीजों की संख्या और विभागीय दबाव लगातार बना हुआ है। डीन के निर्देश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं और विभागीय बैठक से भी दूरी। आखिर डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर कार्रवाई कब होगी? राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां पहले से ही डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए इलाज पर असर डाल रही है, इसी बीच मेडिसिन विभाग के एमडी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चेतन साहू के लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर चेतन साहू ने असाधारण अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उनके ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पंकज लूका ने डॉक्टर को तत्काल सेवा में लौटने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके 25 जुलाई तक उनके ज्वाइनिंग नहीं करने की जानकारी सामने आई है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 23 जुलाई को मेडिसिन विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भी डॉक्टर चेतन साहू मौजूद नहीं रहे। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में सरकारी डॉक्टरों के निजी अस्पतालों से कथित जुड़ाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि अगर नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पतालों और वहां सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की सख्ती से जांच और भौतिक सत्यापन कराया जाए तो कई तस्वीरें साफ हो सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक डॉक्टर की गैर मौजूदगी का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन ही हर जिम्मेदारी अहम हो जाती है। डॉक्टर चेतन साहू जो हैं वो अपने विभाग प्रमुख को बिना आवेदन दिए यहाँ से एब्सेंट है। उन्होंने डीन साहब को अपना एक आवेदन सीधे डीन साहब को आवेदन दिया था, जो कि नियम अनुसार सही नहीं है। उन्हें अपने विभाग प्रमुख को आवेदन देना चाहिए था और विभाग प्रमुख उनके आवेदन को आगे फॉरवर्ड किए रहते डीन साहब, लेकिन चूंकि उन्होंने सीधे डीन साहब को आवेदन दिया था, इसलिए उनके आवेदन को वापस उनको भेज दिया गया है और उन्हें तत्काल अपने काम पे ज्वाइन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई ज्वाइन नहीं है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई आता है तो वो यही उम्मीद लेके आता है मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ तो अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर बिना बताए जो लीव ले लेते हैं, चले जाते हैं, तो ये आम जन को बड़ी जो है समस्या का विषय है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।